Hello to all students. Myself Himanshu, I am here to teach you economics. Today we are going to start the first book, Macroeconomics, term second, first chapter, and that is third chapter, National Income and Related Aggregates. नेशनल इनकम क्या है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं। तो एग्रीगेट को पहले आप समझ लीजिए। एग्रीगेट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स, वैल्यूज़ ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, उन आइटम्स की जो भी कंसर्निंग वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के सम टोटल को ही एग्रीगेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट टू डू लिस्ट में आप देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे हम। उसके बाद डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, सॉरी, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस का मीन क्या है और नेट का मीन क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में बेसिक्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अदरवाइज जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसको जनरली जीडीपी कहा जाता है। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में, इंडिया का जीडीपी इतना है, फलाने कंट्री का इतना है, ये वो। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके लिए कॉमन टर्म जो यूज़ की जाती है दैट इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? जैसे किसी हाउस होल्ड की इनकम को क्या बोलते हैं? उस हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इनकम का सम टोटल, दैट इज़ द इनकम ऑफ दैट हाउस। तो लाइक दैट किसी भी नेशन के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो अर्न इनकम है उसका सम टोटल, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। बट ये बोलने में जितना आसान है, एक्चुअली अगर हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको फील होगा। बट इतना भी नहीं, फोकस रहिए, आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुने, समझने की कोशिश करें। और अगर डाउट क्वेरी वगैरह कोई है तो आप लाइव क्लास के अंदर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम्स का। जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर इनकम्स होती है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों फैक्टर्स की इनकम के सम टोटल को ही, और वो फैक्टर इनकम अर्न की गई हो किसके थ्रू? बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा अर्न की हुई फैक्टर इनकम का सम टोटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, जो वित्तीय वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस दौरान उस कंट्री के, पर्टिकुलर कंट्री जिसके नेशनल इनकम को एस्टिमेट हम करने जा रहे हैं, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस के थ्रू जो फैक्टर इनकम्स अर्न की गई है उस फैक्टर इनकम्स के सम टोटल को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। ओके, अब 2 बातें निकल के आती हैं यहाँ पर। 2 कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम के। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं इसमें हम। फैक्टर इनकम क्या है वो अभी हम बताते हैं। दूसरी बात कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम, फैक्टर इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको और समझने होंगे कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, अदर इनकम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और फैक्टर इनकम भी किसकी? उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स की। तो अब पहले हम ये देखना है कि फैक्टर इनकम क्या है। तो फैक्टर इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। और ये चारों फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी कमोडिटी या सर्विस को प्रोड्यूस करने के पर्पज़ से। तो प्रोड्यूसर के पास या तो ये फैक्टर ऑलरेडी होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वो इनको या तो हायर करता है या फिर परचेज करता है। और हायर या परचेज किससे करता है? हाउस होल्ड से, जो कि इसके ओनर होते हैं। और अगर वो इनको हायर करता है या परचेज करता है तो इसके बदले में वो पैसा देता है। दैट पैसा, दैट मनी इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ओके, तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जिनको हम फर्म्स भी कह सकते हैं, टू द हाउस होल्ड। क्योंकि ये फैक्टर्स के मालिक कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के मालिक कौन है? हाउस होल्ड्स, जो कि उनको एज ए फैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, वो उनके पास यूजलेसली हैं। तो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करना चाहता है वो इन फैक्टर्स को इन हाउस होल्ड से या तो हायर करता है या परचेस करता है, और उसके बदले में वो उनको क्या देता है? रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड किस तरह से देता है? अगर वो लेबर हायर कर रहा है
अगर आपकी लेबर को हायर कर रहा है प्रोड्यूसर, तो वो इन रिटर्न आपको क्या देगा, कंपनसेशन, जिसको हम सैलरी बोलते हैं या वेज भी बोलते हैं, रिलेटेड रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। ये सैलरी हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय लेबर मैनुअल वर्क का भी हो सकता है और मेंटल वर्क का भी हो सकता है। मैनुअल लेबर एंड मेंटल लेबर दोनों इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि एक सड़क पर काम करने वाला मजदूर, ठेला चलाने वाले मजदूर से लेकर आपका जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये सब लेबर हैं, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर करते हैं, प्रदान करते हैं प्रोड्यूसर्स को किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, कंपनसेशन मतलब सैलरी या वेज। तो पहला फैक्टर इनकम तो कौन सी हो गई, लेबर के बदले में मिलने वाली वेज। ओके, लाइक दैट आगे की बात करते हैं, रेंट। अगर प्रोड्यूसर को लैंड चाहिए तो वो भी उसको हाउस होल्ड से लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी या किराए पे लेनी पड़ेगी, और इसके बदले में वो जो रिवॉर्ड देगा, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड रेंट। ओके, थर्ड फैक्टर इनकम इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मिलता है हाउस होल्ड्स को ही मिलता है, क्योंकि ओनर तो हाउस होल्ड ही है चारों फैक्टर्स के। उनकी कैपिटल जो वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस कैपिटल को प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, और उसके बदले में वो रिवार्ड के तौर पर हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और चौथा चीज़ जो है, फोर्थ एलिमेंट फैक्टर इनकम के तौर पर के रूप में, दैट इज़ प्रॉफिट, जो रिसीव्ड करते हैं हाउस होल्ड्स फॉर द यूज़ ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ये जो तीन फैक्टर्स हमने, लैंड, लेबर एंड कैपिटल हैं, ये पैसिव हैं, पैसिव फैक्टर्स हैं। ये खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन तीनों फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो एंटरप्रेन्योर करता है, और इसके बदले में जो रिवार्ड है वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो देते हैं एंटरप्रेन्योर को, और उस रिवार्ड को कहा जाता है प्रॉफिट। अब अगर प्रोड्यूसर खुद एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉफिट खुद रख लेते हैं, अदरवाइज अगर वो किसी दूसरे को देते हैं तो वो प्रॉफिट उसको दिया जाता है। कुल मिला के बात ये आई कि चार फैक्टर्स हैं जिनके चार रिवार्ड है, लेबर, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और ये चारों फैक्टर इनकम्स का जो टोटल है, दैट टोटल इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब एक बात जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली, मतलब इन चारों फैक्टर्स के यूज़ किए जाने से जो इनकम जनरेट होती है, केवल उसी इनकम को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है, अदर इनकम्स को नहीं। अदर इनकम्स में आ जाती है आपकी ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम भी ए टाइप ऑफ इनकम है, बट उसको हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रांसफ़र इनकम के बदले में कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है। लेबर के बदले में वेज मिलता है, अगर वेज दे रहे हैं तो लेबर मिल रहा है, कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या नाम से आपके एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल दे रहे हैं तो प्रॉफिट मिल रहा है, और लैंड दे रहे हैं तो रेंट मिल रहा है। बट ट्रांसफ़र इनकम जो है वो एक तरह की हेल्प है, एक तरह की डोनेशन है, एक तरह की चैरिटी है। जैसे आपकी पॉकेट मनी है जो आपके पापा आपको देते हैं, या स्कॉलरशिप्स है जो गवर्नमेंट जो है स्कूल्स के या कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देती है ऑन द डिफरेंट बेसिस, या इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन है जो कि मर्सी बेसिस पर सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है। तो इस तरह की जो इनकम होती है जिसके बदले में कोई भी सर्विस नहीं मिलती हो, दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम, एंड ट्रांसफ़र इनकम मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। It may be noted that the factor income are different from transfer income. Transfer income are those incomes which are received by a person as help, donation or charity, etc. Whereas factor income are those incomes which are received by the factors of production by rendering their factor services. In other words, while factor income is earned income, जो factor income होती है वो earned income है, कमाई हुई आय है। On the other hand, transfer income is unearned income. Since transfer income are not earned as reward, और जैसा कि ट्रांसफ़र इनकम जो है वो रिवार्ड के तौर पर कमाई हुई इनकम नहीं होती है, वो वैसे ही मिलती है बाय रेंडरिंग as reward for rendering factor services, these are not included in the estimation of national income. इसलिए इनको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, कि केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं कंट्री के, नॉर्मल रेजिडेंट्स, उनकी फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं,
अदर जो पर्सनस हैं जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या नॉन फैक्टर, उनकी इनकम को इंक्लूड नहीं करते। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंस किसको कहेंगे, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, एक बंदा जिसको किसी देश में रहते हुए 1 या 1 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम ऑर्डिनरी रिसाइडिंग कहेंगे उस कंट्री का जिसमें वो रह रहा है। नंबर 1 नॉर्मल रेजिडेंस होने की कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, अ पर्सन इज सेड टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री when he carry out his economic activities such as production, consumption और investment in that country। अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम उस व्यक्ति को उस कंट्री में रहते हुए हो गया है और उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वो उसी कंट्री में वो कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कंसीडर किया जाएगा। तो किसी भी पर्सन को किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कंसीडर किए जाने की 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, एक तो उसको 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका हो। नंबर 2 कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो लाइज करते हों उसी कंट्री के अंदर। यहाँ पर ये एक कंपैरेटिव स्टडी है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया की, ये काफ़ी हेल्पफुल है इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। ये जो 5 कैटेगरीज दी गई हैं ये नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडियंस की है और इसके ऑपोजिट इन व्यक्तियों को, इन पर्सन्स को हम नॉन रेजिडेंस कहेंगे। नंबर 1, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, मतलब जो विदेशी राजदूत जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के चलते, उनके ऑफिसेज में काम करने वाले जो इंडियंस हैं वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा। अब जैसे हमारे देश में अदर कंट्रीज़ के राजदूत जो एम्बेसडर्स जो हैं रहते हैं, उसी तरह हमारे राजदूत, हमारे एम्बेसडर जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं। तो जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में वो रह रहे हैं उन कंट्रीज़ के उनके ऑफिसेज में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो भी काम करते होंगे एज ए एम्प्लॉय, बट वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे भले ही वो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। सेकेंड इज इंडियंस एम्प्लॉयड बाय द WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ऑफिस है इंडिया में, अज्यूम करिए आप, और उस ऑफिस के अंदर इंडियंस जो हैं वो काम करते हैं अलग अलग पोस्ट पर, अलग डेजिग्नेशन पर। वो इंडियंस इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कंसीडर किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, उसी ऑफिस में अगर कुछ फॉरेनर्स भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो फिर उनको हम नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया मानेंगे। इसी तरह से एक IMF का एग्जांपल दिया है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर मान लीजिए ऑफिस है इंडिया के अंदर और दिल्ली में, और उस ऑफिस में कुछ इंडियंस भी जॉब करते हैं, वो इंडियंस नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडियन कहलाएंगे। और उसी ऑफिस में अगर कुछ फॉरेनर्स जॉब करते हैं, जैसे कोई जर्मनी का कोई व्यक्ति है जो कि इस ऑफिस में डायरेक्टर की पोस्ट पर पोस्टेड है, तो वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया कहलाएगा, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग है इंडिया के अंदर और उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में नहीं है। इसी तरह से एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया से जो पूरी दुनिया के अंदर राजदूत गए हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के चलते, वो सब एम्बेसडर्स जो हैं वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कंसीडर किए जाएंगे। और इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज से जो एम्बेसडर इंडिया में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन एम्बेसडर्स को नॉन रेजिडेंस माना जाएगा। और फॉरेन सिटीजन्स, विदेशी नागरिक जिनको इंडिया में रहते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया है, बट इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो पढ़ाई के पर्पज़ से इंडिया में रह रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई इलाज करवाने के लिए आए हैं किसी बीमारी का, उनको अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे। बट इसके अलावा अगर उनको इंडिया में रहते हुए 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह से फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो विदेशी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, साइंटिस्ट इंडिया में आए हैं और उनको रहते हुए 1 साल से कम का टाइम हुआ है, वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया कंसीडर किए जाएंगे। तो इस कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कौन है, कि ऑर्डिनरी जिसको रहते हुए इंडिया में 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका हो, या और दूसरी बात कि उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो सेंटर है
लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वो सेंटर वही कंट्री है जिसमें वो रह रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया माना जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक मतलब घरेलू एंड नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। एट द मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ income is used both as domestic concept and a national concept. When used as domestic concept we call it domestic income. जब हम इसको domestic concept के context में बात करते हैं तो हम इसको domestic income बोलते हैं। And when we use as national concept, राष्ट्रीय संदर्भ में बात करते हैं तो यही फिगर हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। जो कॉमन है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में वो क्या है कि बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। मतलब इन दोनों एग्रीगेट्स में, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, जो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन हैं। एंड दीज आर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो कि लेबर के बदले में मिलता है, रेंट जो लैंड के बदले में मिलता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल के बदले में मिलता है, एंड प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर स्किल के बदले में मिलता है। यानी कि ये चारों जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ये दोनों जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो इन चारों फैक्टर इनकम से ही कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो फिर जब इनका कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट कॉमन है दोनों का ही, डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का, तो फिर डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब यह है बेसिक बात, जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक इनकम कहां जनरेट हुई है? उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। टेरिटरी बोलते हैं इलाका और डोमेस्टिक बोलते हैं घरेलू। घरेलू इलाके में जनरेटेड जो फैक्टर इनकम है उसका सम टोटल कहलाता है आपका डोमेस्टिक इनकम। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इनकम जनरेट हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो नॉर्मल रेजिडेंस ने जनरेट की है या नॉन रेजिडेंस ने जनरेट की है। इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वो जनरेट कहां होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं अभी हम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो भी फैक्टर इनकम का ही सम टोटल है, सेम वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट जो डिफरेंस है कि ये जो इनकम जनरेट होती है ये नॉर्मल रेजिडेंस के थ्रू जनरेट होती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर रहते हैं। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की जो बात मैं बोल रहा हूं वो क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जो इंडिया का जो मैप है, आप सभी ने देखा होगा, इंडिया का जो मैप है पॉलिटिकल मैप, वो पॉलिटिकल मैप है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जहां जहां पर इंडिया की आर्मी का कंट्रोल है उसमें कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। दैट टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। But this type of domestic territory is considered in context of politics. राजनीति के संदर्भ में हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो एरिया है वो पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी के एरिया से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी वहाँ तक कंसीडर की जाती है जहाँ तक उस कंट्री के, से इंडिया के सर्विसेज, इंडिया की गुड्स और इंडिया के पर्सन्स लोग फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे जो मैंने लाइव क्लास में भी दिया था उस एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर भी दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एयर इंडिया जो है वो इंडिया की एक एयर सर्विस एजेंसी है और इसके जहाज़ जो हैं एयरप्लेन्स वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। ओके, अब इंडिया से कोई एयर इंडिया का जहाज़ वो इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में वहाँ पर पैसेंजर्स को ड्रॉप करता है और वहाँ से नए पैसेंजर्स लेकर वापस इंडिया आता है। और वो पैसेंजर्स कोई भी हों, इट डजेंट मैटर,
बट उन पैसेंजर्स ने जो किराया दिया, जो फेयर दिया, वो किसको दिया? एयर इंडिया को। तो एयर इंडिया कहाँ की एजेंसी है? इंडिया की। तो वो इनकम जो जनरेट हुई है वो क्या नाम से जहाँ तक वो एयर इंडिया गया है वहाँ तक इंडिया की इकोनॉमिकल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी कंसीडर की जाएगी। इसको दूसरा एग्जांपल जो मैंने लाइव क्लास में दिया था उसमें भी आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोंक है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है। हर डिस्ट्रिक्ट के एक रोडवेज का डिपो होता है जिसके उस डिपो में 40, 50, 60, 70 बसेस होती हैं। उन बसेस के ऊपर टोंक डिपो, जयपुर डिपो, कोटा डिपो लिखा होता है। बट वो बसेस केवल टोंक, जैसे टोंक डिपो की बस है तो केवल टोंक डिपो के अंदर रन नहीं कर रही है, ट्रैवल नहीं कर रही है, वो पूरे राजस्थान में, इवन आउट ऑफ राजस्थान ट्रैवल करती है। तो जहाँ जहाँ तक टोंक डिपो की बस जाती है, ट्रैवल करती है, फ्रीली सर्कुलेट होती है, वहाँ वहाँ तक टोंक डिपो का डोमेस्टिक टेरिटरी कंसीडर की जाएगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी तरह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो डोमेस्टिक टेरिटरी कंसीडर की जाती है वो उन कंट्रीज तक कंसीडर की जाती है जिन जिन कंट्रीज तक उस कंट्री की पब्लिक, पर्सन्स, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो एरिया है वो पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी के एरिया से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जाते हैं कमाने के लिए, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सेल होती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम उनको। लाइकवाइज पूरी दुनिया के लोग जो हैं किसी भी कंट्री से वो हिंदुस्तान आते हैं और पूरी दुनिया की जो चीज़ें और सर्विसेज जो हैं वो हिंदुस्तान बिकने के लिए आती हैं। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर जो डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम है वो डिफरेंस यही है कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो केवल उसी फैक्टर इनकम के सम टोटल को कहते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, फिर वो चाहे नॉर्मल रेजिडेंस ने जनरेट करी या नॉन रेजिडेंस ने। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम जो है वो भी फैक्टर इनकम का ही सम टोटल है, बट वो फैक्टर इनकम अर्न की हुई होनी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में हमने भी पढ़ी लिया कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंस के थ्रू ही जनरेटेड होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनरेट कहाँ हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री को समझाया गया है। इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए नेशन, बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी, विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ज्योग्राफिकल इलाका है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। आसानी से सर्कुलेट हो सकते हैं, मतलब एयर इंडिया का जहाज़ पूरी दुनिया में इजीली बिना किसी रोक टोक के जाके आ सकता है। तो वहाँ तक जहाँ पर वो जाता है वहाँ तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन कर रहा है एलिब्रेट एग्जाम्पल के थ्रू। डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में लोकेटेड हैं वहाँ पर हमको ये फ्रीडम मिल सकती है? नो शुड बी द आंसर। डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड। और हमारी इंडियन एम्बेसीज जो विदेशों में है वहाँ पर हमको ये फ्रीडम मिल सकती है? यस शुड बी द आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइंग दैट फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, जो विदेशी राजभवन हिंदुस्तान में लोकेटेड हैं, आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Thus while defining the term domestic territory the focus, तो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन करते हैं तो जो फोकस है, जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, वो इस बात पे नहीं करते टू बी अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन, नक्शे के हिसाब से बात नहीं करते उस वक्त हम,
द फोकस इज टू बी ऑन सच ज्योग्राफिकल एरिया, हमारा फोकस उस ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है जहां तक आर पर्सन्स, हमारे लोग, आर गुड्स, हमारी चीजें, एंड आर कैपिटल, और हमारी पूंजी एंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, इजीली सर्कुलेट हो सकती हैं। ओके, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के बेसिस पर जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब अगर कोई फिगर आपको दिया हुआ है और वो फिगर कहता है कि ये फिगर किसका है, डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम मतलब फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नो मैटर जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस, उसको आपको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम क्या है? फैक्टर इनकम दैट इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, नो मैटर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी फिगर आपको दिया गया है उस फिगर में से, उस आंकड़े में से, उस डेटा में से एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट, डोमेस्टिक इनकम के उस हिस्से को हम निकाल देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। कौन से हिस्से को? ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू नॉन रेजिडेंस विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले नॉन रेजिडेंस की जो फैक्टर इनकम है, उस फैक्टर इनकम के सम टोटल को डोमेस्टिक इनकम के टोटल में से डिडक्ट कर दिया जाए, और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गए हुए हैं आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, वहां से वो जो फैक्टर इनकम अर्न करके ला रहे हैं उस फैक्टर इनकम को ऐड कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस की फैक्टर इनकम को तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना है और नॉन इंडियंस की फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम में से डिडक्ट करना है। तो जो बाकी का जो बचेगा, दैट फिगर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ओके, यहां पर इसको फॉर्मूला वाइज भी लिखा गया है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ये टर्म आगे बार बार रिपीट होने वाली है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो अब्रॉड से इनकम कमा के ला रहे हैं, उसमें से जो फॉरेनर्स जो हैं इंडिया से इनकम, फैक्टर इनकम को कमा के लेके जा रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA। इस NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, डोमेस्टिक इनकम में हम जब ऐड करते हैं तो जो भी डेटा हमारे पास आता है वो डेटा, वो फिगर कहलाता है नेशनल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, आज लाइव क्लास में मैंने आपको इतना ही एक्सप्लेन किया था। इसको आप अच्छे से सुनिएगा और बुक अपने पास ही रखिएगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास। आगे का कंटेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके, गुड बाय, सी यू।